रसायन विज्ञान के एक्स एंड पाई वीडियो लेक्चर सेशन में आज हम एसिड बेस एंड सॉल्ट के बारे में पढ़ेंगे, जिसे हम लोग अम्ल, क्षार तथा लवण कहते हैं। तो आइए देखते हैं अम्ल, क्षार और लवण के बारे में। तो शुरुआत करते हैं हम लोग अम्ल और क्षार से, एसिड और बेसिस से। आमतौर पे एसिड और बेस होता क्या है? तो सबसे पहले अम्ल जो है यह क्या होता है? तो आमतौर पे जो वास्तविक दुनिया में जितने भी चीज़ हम लोग देखते हैं उनमें से कुछ ऐसे चीज़ होते हैं जो हमें स्वाद में थोड़े खट्टे लगते हैं, या फिर वह जो है एक कुछ अपना एक अलग तरह का गुण को शो करता है, गुण को प्रदर्शित करता है आमतौर पे। जैसे कि हम लोग खाने में हम लोग कभी कभी नींबू खा लेते हैं, या दूध पीते हैं, या दही खाते हैं। इन सब का टेस्ट जो है बिल्कुल अलग होता है, अपना एक गुण इसे ये सब अपने अंदर छुपा के रखते हैं। वो टेस्ट जो है किसी और चीज़ का नहीं मिलता। तो आमतौर पे जो पूरे संसार में जो चलता आ रहा है बहुत पहले के समय से, तो गुणों के आधार पर जो है हम लोग एसिड और बेस को, अम्ल तथा क्षार को हम लोग परिभाषित करते आए हैं। तो इसके आधार पे अगर हम लोग कहें तो ये गलत नहीं रहेगा कि अम्ल वह पदार्थ है जिसका विलयन या जल विलयन में स्वाद जो है खट्टा होता है, और धातु से जब यह अभिक्रिया करते हैं तो यह हाइड्रोजन गैस को मुक्त करते हैं। तो जैसे ही अम्ल जो है धातु के साथ अभिक्रिया में हिस्सा लेता है, वह हाइड्रोजन गैस को मुक्त करता है या रिलीज करता है। और इसका जो स्वाद होता है आमतौर पे कहीं ना कहीं खट्टा होता है। कुछ एसिड का स्वाद जो है बहुत ज़्यादा खट्टा होता है, कुछ एसिड का स्वाद जो है थोड़ा कम खट्टा होगा, लेकिन सबका कहीं ना कहीं सावर टेस्ट होता है, खट्टा होता है ये। तो इसी के आधार पे हम लोग एसिड को हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं, पहचान करते हैं। जैसे एसिड के कुछ एग्जाम्पल हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, HCl जिसको बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये हमारे गैस्ट्रिक जूस में पाया जाता है। जैसे जो पैंक्रियाटिक जूस है, जहाँ पे हमारा खाना का पाचन होता है, वहाँ पे HCl होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड मौजूद होता है। सल्फ्यूरिक अम्ल होता है जिसे हम लोग H2SO4 के नाम से जानते हैं। नाइट्रिक अम्ल HNO3 के नाम से हम लोग जानते हैं। अब क्षार क्या होता है ये देख लें। क्षार या भस्म हम लोग उसे बोलते हैं, ये वह पदार्थ होता है जिसका जल विलयन में या फिर विलयन में स्वाद जो होता है कड़वा लगता है। इसका स्वाद जो होता है बिटर होता है। आमतौर पे भस्म या फिर क्षार का जो स्वाद होता है ये बिटर होता है, जबकि एसिड का स्वाद जो होता है ये सावर यानी कि खट्टा होता है। तो ऐसे पदार्थ जिनका स्वाद जो होता है वह जो है काफ़ी कड़वा होता है, और अम्ल को उदासीन कर देते हैं और लवण बनाते हैं। यानी कि जैसे ही उदासीन का क्या मतलब होता है, उदासीनता का क्या मतलब होता है? न्यूट्रलाइजेशन। तो न्यूट्रलाइज कब होगा कोई चीज़? जब दो अपोजिट पावर का चीज़ें मिलेगा। तो यहाँ पे क्या होता है, क्षार जो है बिल्कुल अम्ल से उल्टा होता है। तो ये दोनों जब मिलते हैं आपस में तो उदासीन कर देते हैं पूरे सब्सटेंस को, पूरे वस्तु को, पूरे पदार्थ को, और वहाँ पे सॉल्ट बना देते हैं, लवण बना देते हैं। तो बेस क्या होता है? बेस ऐसा पदार्थ होता है जिसका स्वाद जो होता है कड़वा होता है, और अम्ल को न्यूट्रलाइज कर देता है, उदासीन कर देता है और लवण बनाता है। तो कुछ बेस के एग्जाम्पल है यहाँ पे क्षार के। CaOH है जिसे हम लोग कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के नाम से जानते हैं, जो लाइम वाटर होता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है जिसे NaOH जानते हैं, इसे कॉस्टिक सोडा भी कहते हैं। अमोनियम हाइड्रोक्साइड होता है NH4OH, जो अमोनिया वाटर जो होता है उसे हम लोग कहते हैं। तो ये हमारा एसिड और बेस होता है। आगे हम लोग देखते हैं, आमतौर पे कुछ ऐसे अम्ल इस संसार में पाए जाते हैं जो दूसरे अम्ल के तुलना में ज़्यादा तेजी से धातु से अभिक्रिया करते हैं। तो यहाँ पे साधारण सी बात है, सारे के सारे अम्ल में एक ही तरह का पावर नहीं होगा, एक ही तरह की ताकत या शक्ति नहीं होती। कुछ अम्ल जो होते हैं कमज़ोर होंगे स्वभाव से, कुछ अम्ल जो है काफ़ी मजबूत होंगे। तो जो मजबूत अम्ल होते हैं वह जो है धातु के साथ बहुत तेज़ी से अभिक्रिया करते हैं, और जैसे जैसे ये अभिक्रिया करते जाएंगे वो ज़्यादा मात्रा में हाइड्रोजन गैस बनाएंगे और बहुत तेज़ी से अभिक्रिया करेंगे। तो यहाँ पर जो है अगर हम लोग देखें तो अगर हम लोग एक बीकर ले लेते हैं और इसमें हम लोग मान लेते हैं आयरन के कुछ टुकड़े ले लेते हैं। इस बीकर में आयरन का टुकड़ा ले लिए हम लोग, और इसमें हम लोग जल को डाल देते हैं। जल को डाल दिए, और एक में हम लोग एसिटिक एसिड डाल देते हैं। इसमें भी हम लोग आयरन के टुकड़े ले लेते हैं, और इसमें जो है जल को ना डाल करके हम लोग एसिटिक एसिड डालते हैं, या फॉस्फरिक एसिड डाल दिए। इसमें एसिटिक एसिड डाल दिए या फॉस्फरिक एसिड डाल देते हैं।
और एक और हम लोग अगर बर्तन लेते हैं, इसमें भी हम लोग लोहे का कुछ कण डाल देते हैं और इसमें भी हम लोग भी एसिड डालते हैं, और यह एसिड जो है सल्फरिक एसिड अगर ले लेते हैं, H2SO4 जिसे हम लोग बोलते हैं, तो क्या देखेंगे कि ये जो जल है इसमें लोहे को डालने पर कोई बुलबुला आपको नहीं दिखेगा, लेकिन जहाँ पे एसिटिक एसिड या फॉस्फोरिक एसिड आप डाल रहे हैं वहाँ पे छोटा छोटा थोड़ा 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 जो है ये बुलबुला आपको दिखेगा। लेकिन जहाँ पर सल्फरिक एसिड आप लोहे लोहे को डाले हैं सल्फरिक एसिड में, यहाँ पे आपको काफ़ी ज़्यादा मात्रा में बुलबुला उठते हुए दिखेगा। बबल्स जो है यहाँ बहुत ज़्यादा मात्रा में फॉर्म करेंगे, और ये बबल्स जो है ये और कुछ नहीं बल्कि हाइड्रोजन गैस है। तो हाइड्रोजन गैस ये ज़्यादा मात्रा में लिबरेट हो रहा है, यहाँ पे कम हो रहा है, और जल के साथ बिल्कुल नहीं होता। इसलिए जो एसिड जो है इस तरह का जो ये रिएक्शन जो हो रहा है यहाँ पे, इस तरह की जो चीज़ें हो रही हैं, आमतौर पे इसका प्रयोग हम लोग इस तरह का एक्सपेरिमेंट का प्रयोग ये पहचानने के लिए करते हैं कि कौन सा एसिड बहुत स्ट्रांग है और कौन सा एसिड वीक है। अम्ल तथा क्षार का जो होता है आयनिक विवरण क्या होता है, तो हम लोग को पता है कि अम्ल जो होता है या क्षार जो होता है यह जो है इलेक्ट्रोलाइट नेचर का होता है, और इसमें जो है होता है आयोनाइजेशन की प्रक्रिया होती है। तो सभी अम्ल क्षार तथा लवण जो होते हैं ना, ये जलीय विलयन में यानी कि एक्वस सॉल्यूशन में जो होता है, एक्वस सॉल्यूशन में अम्ल क्षार तथा लवण जो होते हैं यह विद्युत का संचालन करते हैं। तो विद्युत का संचालन करते हैं क्योंकि ये जो है इलेक्ट्रोलाइट होते हैं। तो अगर ये जो है आसानी से एक इलेक्ट्रोड हम लोग बना लिए, यहाँ पर भी एक इलेक्ट्रोड है, और इन दोनों इलेक्ट्रोड का जो है कनेक्शन जो है हम लोग कुछ ऐसे कर देते हैं, यहाँ पे एक स्विच बना देते हैं और यहाँ पर से हम लोग बल्ब बना देते हैं, और इसका कनेक्शन हम लोग एक बैटरी के साथ कर दे रहे हैं। इधर से भी एक हम लोग वायर निकाल करके इसका भी एक बैटरी से कर दे रहे हैं कनेक्शन हम लोग। ये मान लीजिए हमारा बैटरी हो गया, और ये हमारा इलेक्ट्रोड है, ये दोनों हमारा इलेक्ट्रोड है। ये दोनों हमारा इलेक्ट्रोड होगा यहाँ पे, और इसमें जो है ये जो है जल विलयन जो आपको दिख रहा है यह कुछ और नहीं बल्कि एसिड है। और ये जल विलयन क्या है, तो हम लोग मान लेते हैं यहाँ पे HCl ले लें या H2SO4 ले लें, कुछ भी ले सकते हैं। HCl ले लिए तो हमें क्या दिखेगा कि जब इसमें हम लोग बैटरी से जब कनेक्शन करेंगे और यहाँ पे स्विच को हम लोग ऑन कर देंगे, तो ये बल्ब जो है ये जलना शुरू हो जाएगा, इसमें से लाइट आएगा। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो इलेक्ट्रोलाइट है ये करंट को कंडक्ट करता है, ये करंट को कैरी करता है, जिससे ये साबित होता है कि एसिड हो, बेस हो तथा क्षार हो, कोई भी चीज़ अगर आप ले तो वहाँ पे करंट जो है कंडक्ट होता है, क्योंकि ये सब इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन होता है। जैसे HCl है ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, NaOH है सबसे स्ट्रॉन्ग बेस होता है, ये NaCl सॉल्ट है साधारण नमक। इन तीनों को अगर आप जलीय विलयन बनाए पानी में घोल दें तो ये सब करंट जो है कैरी करते हैं। तो ऐसी प्रक्रिया जिसमें जल के द्वारा इलेक्ट्रोलाइट टूटते हैं और आयन बन जाते हैं उसे हम लोग आयनीकरण या आयोनाइजेशन कहते हैं। तो कोई भी देखिए ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें जल में हम लोग मिलाते हैं और इलेक्ट्रोलाइट जो है टूट करके आयन बन जाए, उसे हम लोग आयोनाइजेशन कहते हैं। तो अब देखिए अगर अम्ल को जल में घोला जाए तो क्या होगा, अगर अम्ल को हम लोग जल में घोलेंगे तो हाइड्रोजन आयन हमें मिलता है। जैसे देखिए हम देखते हैं एग्जाम्पल में नाइट्रिक एसिड ले लेते हैं, HNO3 है हमारे पास, इसको अगर हम लोग जल में घोल दें तो ये क्या होगा, हाइड्रोजन आयन देगा जो कि प्लस है, ये पॉजिटिव आयन है, इसे हम लोग कैटायन भी बोलेंगे, और साथ ही में NO3 नाइट्रेट आयन मिलेगा जो हमारा निगेटिव आयन है। इसके अलावा H2SO4 जो है, H2SO4 को भी अगर हम लोग देखें गौर से, इसमें भी अगर हम लोग जल में इसको मिलाते हैं तो हमें क्या मिलेगा कि 2H प्लस हो जाएगा बैलेंस करने के लिए, क्योंकि इधर H2 है इधर भी 2H हो गया, और साथ ही में हमें SO4 2 माइनस होगा। यहाँ मैंने 2 इसलिए लिखा है क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है, तो एक हाइड्रोजन चार्ज प्लस है और 2 हाइड्रोजन का चार्ज +2 होगा, तो यहाँ पे भी पूरे के पूरे इस कंपाउंड का चार्ज जो है -2 होना चाहिए। याद रखना है हमें, ये और इसको जोड़ के न्यूट्रल हो जाना चाहिए, ये प्लस जितना है उतना माइनस होना चाहिए, इधर भी प्लस जितना उतना माइनस होना चाहिए। यहाँ 2 माइनस इसलिए है क्योंकि यहाँ पे 2 से इंटू है हाइड्रोजन में, तो ये +2 हो जाएगा, तो +2 -2 0 होगा। हमेशा ये न्यूट्रल होना चाहिए प्लस माइनस जोड़ के, क्योंकि यहाँ पे कोई पावर नहीं है, इसका मतलब ये 0 है, न्यूट्रल है। तो इस तरह से क्या होता है,
अगर अम्ल को जल में हम लोग घोलते हैं तो हाइड्रोजन आयन हमें मिलता है। आगे देखते हैं, अगर क्षार को जल में हम लोग घोल देते हैं तो हाइड्रोक्साइड आयन मिलता है, यानी कि OH माइनस आयन मिलता है। कैसे? तो देखते हैं हम लोग यहाँ पर, अगर NaOH जो है हमारा सबसे स्ट्रॉन्ग बेस है, जो अभी हम लोग थोड़ी देर पहले ही हमने जाना है, NaOH जो है सबसे स्ट्रॉन्ग बेस होता है। इसको अगर हम लोग जल में मिलाते हैं तो Na प्लस सोडियम हमेशा प्लस में रहेगा, क्योंकि सोडियम मेटल है, धातु है, तो ये इलेक्ट्रॉन को देगा, तो प्लस हो गया, प्लस OH जो है हाइड्रोक्साइड आयन, ये आपका माइनस में रहेगा। तो एक बात और ध्यान में रहे, अगर हम लोग हाइड्रोजन को H प्लस को अगर हम लोग पानी से मिला देते हैं तो ये जो है H प्लस या 2H प्लस 3H प्लस इस तरह से नहीं देगा, बल्कि ये हाइड्रोनियम आयन बन जाएगा। और हाइड्रोनियम आयन बन जाएगा तो ये H2O के साथ जब H प्लस मिलेगा तो ये H3O प्लस बन जाएगा। इसी को हम लोग बोलते हैं हाइड्रोनियम आयन। ये हाइड्रोनियम आयन बन जाएगा, ना कि इसको अलग कर पाएगा ये। तो ये हमेशा याद रखना है कि H2O में अगर हम लोग H प्लस को अगर हम लोग रिएक्ट कराएंगे तो ये H3O प्लस बना लेगा हाइड्रोनियम आयन, ये इसको तोड़ेगा नहीं। आगे देखते हैं हम लोग कि जो गुण होते हैं, गुणधर्म होते हैं एसिड और बेस के, वो कैसे होते हैं। तो आमतौर पे अम्ल जो है या तथा भस्म या क्षार हम लोग बोल ले, अम्ल तथा क्षार जो है उसके जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो क्या होते हैं, या उसके गुणधर्म क्या होते हैं। तो गुणधर्म जो है अम्ल तथा भस्म का क्या होता है, हम लोग ये देखेंगे। सबसे पहले क्या होता है कि अम्ल जो है, सबसे पहले हम लोग को जैसे ही हम लोग को किसी एसिड को हम लोग देखते हैं तो हमारे दिमाग में सबसे पहले यही आता है कि जो अम्ल है उसका स्वाद जो होता है ये खट्टा होता है, और क्षार का जो स्वाद होता है यानी बेस का जो स्वाद होता है वह कड़वा होता है। तो भस्म को ही हम लोग क्या बोलते हैं, क्षार बोलते हैं। तो आमतौर पे क्षार और भस्म में थोड़ा सा अंतर होता है। भस्म का जो एक्वस सॉल्यूशन होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्षार बोलते हैं, और रिएक्शन में वही हिस्सा लेता है। तो अम्ल का स्वाद जो होता है ये खट्टा होता है, और क्षार का स्वाद जो होता है कड़वा होता है। तो अब देखते हैं, बहुत सारे पदार्थ हमारे दैनिक जीवन में हम लोग इस्तेमाल करते हैं जिसमें कई प्रकार की एसिड पाई जाती हैं। तो सबसे पहले देखते हैं, सेब जो हम लोग खाते हैं इसमें मैलिक एसिड होता है और इसमें एस्कॉर्बिक एसिड भी पाया जाता है। सेब में हमारा एस्कॉर्बिक एसिड भी होता है और मैलिक एसिड भी होता है। नींबू जो होता है, लेमन होता है, इसमें साइट्रिक एसिड पाया जाता है। टमाटर में ऑक्जेलिक एसिड पाया जाता है। पैंक्रियाटिक जूस में हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, जो हमारे अमाशय है, अमाशय का जो जूस होता है, जो पेट में हमारे जो खाना का पाचन होता है, डाइजेशन होता है, उसमें जो जूस निकलता है पैंक्रियास से, अमाशय से, तो उसे ही पैंक्रियाटिक जूस बोलते हैं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड वो उसमें वहाँ पे होता है। चाय जो हम लोग पीते हैं इसमें टैनिक एसिड होता है। और जो चींटियाँ होती हैं जो काटती हैं तो हमें इतना जलन होता है, वो इस वजह से क्योंकि उसमें फॉर्मिक एसिड पाया जाता है। तो एसिड हमारे शरीर में जाता है तो हमें सूजन होती है या हमें जलन होने लगती है बहुत तेज़ी से, तब उसके ऊपर अगर हम लोग कोई क्षार लगा लेते हैं तो वो न्यूट्रलाइज हो जाता है। तो क्षार हम लोग किसी भी रूप में उसके ऊपर लगा लेते हैं, चाहे बेकिंग सोडा हो गया, चाहे कभी कभी हम लोग टूथपेस्ट का भी इस्तेमाल कर देते हैं। तो दही जो है या दूध जो है उसमें भी एसिड होती है, और वो होती है लैक्टिक एसिड। तो यहाँ पे देख रहे हैं हम लोग, सेब है, नींबू है, दही है, चींटी है, इन सब में एसिड कुछ ना कुछ पाया जाता है। आगे है, अम्ल और क्षार जो होते हैं किसी इंडिकेटर या सूचक के रंग में परिवर्तन लाते हैं। तो सूचक क्या होता है, इंडिकेटर। अब इंडिकेटर के रंग में कौन परिवर्तन लाएगा, तो अम्ल और क्षार। तो आमतौर पे जो सबसे ज़्यादा जो रासायनिक रूप से, या अगर लेबोरेटरीज में अगर कहा जाए, केमिकल लेबोरेटरी में अगर सबसे ज़्यादा इस्तेमाल कोई होने वाला अगर इंडिकेटर है तो वो विश्व भर में, आपका पूरे दुनिया में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला लिटमस पेपर होता है। तो लिटमस पेपर जो है एक ऐसा इंडिकेटर है जो आमतौर पे पेड़ के पौधे से पाया जाता है। तो ये थैलोफाइटा जो होता है एक वर्ग होता है पौधों का। इस थैलोफाइटा में एक आपका पौधा आता है लाइकेन। तो ये जो है लाइकेन जो है आपका पौधा जो है लाइकेन, इसमें से जो होते हैं छोटे से फूल के जो एक्सट्रैक्ट होते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं एक्सट्रैक्ट, तो इसमें से जो होता है एक्सट्रैक्ट निकाला जाता है और इसी को जो फिल्टर पेपर पे चढ़ा दिया जाता है, और वहीं पर से नीला और लाल रंग का लिटमस पेपर तैयार होता है। तो लिटमस जो होता है इसका खासियत क्या होता है, ये जो है एसिड वाला जो सॉल्यूशन होता है, एसिडिक सॉल्यूशन, अम्लीय विलयन, एसिडिक सॉल्यूशन जब भी लिटमस पेपर से गुजरता है तो यह नीले को लाल कर देता है, नीले को लाल कर देगा, ब्लू टू रेड बना देगा।
और जब भी बेसिक सॉल्यूशन से गुजरता है यानी क्षारीय विलयन से गुजरता है, तब यह क्या करता है, लाल लिटमस पेपर को, लाल को ये ब्लू में बदल देगा, लाल को नीले में बदल देगा, यानी कि ब्लू में ले आएगा। तो अन्य प्राकृतिक पदार्थ भी जो है लिटमस पेपर के ही तरह इस्तेमाल में लाए जा सकते हैं। इसमें लाल गोभी का पत्ता है, हल्दी है, पिटूनिया जो होता है, पिटूनिया एक छोटा सा फूल होता है, जेरेनियम है, ये भी एक फूल है। इनके पत्ते भी जो है अम्ल अथवा क्षार की पहचान करने में हमें सहायता करते हैं। तो अब देखते हैं, हम लोग आगे देखते हैं, कुछ ऐसे भी सब्सटेंस होते हैं, कुछ ऐसे भी इंडिकेटर होते हैं जो रंग तो नहीं बदलते लेकिन अपने महक को जरूर बदल देते हैं, अपने गंध को बदल देते हैं। जैसे कुछ पदार्थ होता है जिसका गंध जो है अम्ल तथा क्षार के कांटेक्ट में आने पे, उनके नजदीक आने पे अलग अलग होता है। तो जैसे क्षार के पास आएगा तो अलग महक होगा और अम्ल के पास आएगा तो अलग महक होगा। तो ऐसे जो सब्सटेंस होते हैं उनको हम लोग ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर कहते हैं। जैसे प्याज हो गया, लौंग का तेल और वेनिला का इत्र, जो वेनिला एसेंस होता है, हम लोग आमतौर पे केक वगैरह या आइसक्रीम वगैरह बनाते हैं तो वहाँ पे वेनिला का एसेंस काफ़ी ज़्यादा मात्रा में इस्तेमाल करते हैं, ये वेनिला का एसेंस होता है। लौंग का तेल हो गया, प्याज, ये सब जो है एसिड और बेस के साथ अलग अलग तरह से ये गंध करना शुरू कर देते हैं। तो ये सब ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर होते हैं। अगला है अम्ल तथा क्षार की धातु के साथ अभिक्रिया। तो आमतौर पे देखिए एसिड और बेस जो होते हैं ये जो है धातु के साथ रिएक्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पे आपका एक रिएक्टिविटी सीरीज है, यहाँ पे रिएक्टिविटी सीरीज है आपका। सबसे ऊपर जो है ये मोस्ट रिएक्टिव है और सबसे नीचे जो है आपका सबसे कम रिएक्टिव है। तो जो आपका एलिमेंट सबसे ऊपर है, जो तत्व आपका सबसे ऊपर है वह सबसे ज़्यादा रिएक्शन में हिस्सा लेता है, जो सबसे नीचे है वो थोड़ा कम लेता है। तो पोटासियम पहले है, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, अल्युमिनियम, कार्बन, जिंक, आयरन, टीन, ये सब जो है आपका काफ़ी ज़्यादा आपका रिएक्शंस में, अभिक्रियाओं में हिस्सा लेता है। तो जो धातु होते हैं आमतौर पे, धातु जो होते हैं वो आपका रिएक्शन किससे करेंगे, आमतौर पे जो धातु जो आपका हाइड्रोजन से ऊपर है, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, जो हाइड्रोजन है इससे जो ऊपर आपका जितने भी धातु होते हैं, हाइड्रोजन से ऊपर आपका जो धातु हैं ये सब जो है अम्ल के साथ, ये सब जो है, ये सब जितने भी धातु आपके दिख रहे हैं, या इसमें कार्बन जो है आपका अधातु है, कार्बन आपका अधातु है, ये सब आपका धातु है। तो ये सब जो धातु आपको दिख रहे हैं ऊपर के, ये सब हाइड्रोजन से ऊपर के जो धातु हैं ये सब काफ़ी आसानी से अभिक्रिया में हिस्सा ले लेते हैं। ये सब अम्ल के साथ, एसिड के साथ काफ़ी आसानी से ये अभिक्रिया में हिस्सा ले लेते हैं। जो हाइड्रोजन के नीचे है वो आपका अभिक्रिया में हिस्सा नहीं लेता, लेकिन अगर उसमें हम लोग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाल दें, क्या डाल देंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाल देंगे, तो वह आसानी से अभिक्रिया में हिस्सा ले लेगा। तो वह आसानी से अभिक्रिया में हिस्सा ले लेगा। तो अब आते हैं, हम लोग देखते हैं इसमें कैसे आपका रिएक्शन होता है, कैसे आपका अम्ल जो है वो धातुओं के साथ रिएक्ट होता है, कैसे अभिक्रिया करता है। तो सबसे पहले जो है हम लोग एक छोटा सा एक एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे हमारे पास जिंक है, जस्ता है, जो जिंक जो है अगर हम लोग सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 के साथ अगर हम लोग रिएक्शन में भेजें तो ये क्या करेगा, ZnSO4 दे देगा, प्लस हाइड्रोजन गैस जो है ये लिबरेट कर देगा, ये हाइड्रोजन गैस लिबरेट कर देगा। तो इसका मतलब ये होता है अगर मेटल को, धातु को हम लोग अम्ल के साथ अगर हम लोग रिएक्ट कराएंगे या अभिक्रिया कराएंगे तो यहाँ पे सल्फेट जो है आपका सॉल्ट सॉल्यूशन आ जाएगा, प्लस आपका हाइड्रोजन गैस आपका लिबरेट कर जाएगा, यानी कि निकल जाएगा बाहर। तो जैसे देखते हैं हाइड्रोजन गैस निकलेगा, इसकी पहचान क्या होती है, इसकी पहचान है, हम लोग देख लेते हैं। मान लेते हैं एक अगर बीकर है हमारे पास, एक बीकर हम लोग ले लें, इसमें हम लोग एक कॉक टाइप का इसको हम लोग क्लोज कर देते हैं, एक ट्यूब जैसा हम लोग इसमें लगा दें, और साथ ही में ये आपका अंदर तक है, और इसमें जो है H2SO4 का सॉल्यूशन, ये जो हम लोग H2SO4 है, ये आपका H2SO4 का हम लोग जलीय विलयन इसमें डाल दिए हैं, और साथ ही में इसमें छोटे छोटे जिंक जो हैं, ये आपका जिंक का हम लोग ग्रैन्यूल्स डाल दिए हैं, जिंक के छोटे छोटे
टुकड़े डाल दिए हैं और यहाँ पर आपका एक कॉक लगा हुआ है इसको घुमाने के लिए, एक और यहाँ पर आपका पाइप कनेक्ट है, एक और आपका ट्यूब यहाँ पे है जो कि आपका सीधा जो है बाहर की ओर निकल रहा है, जो भी गैस यहाँ उत्पन्न होगा उसको लेकर के। और ये जो है आपका इसको होल्ड करने के लिए, इस ट्यूब को सीधा होल्ड करने के लिए दिया गया है। यहाँ पर से देखिए आप एक बाथ ले लेंगे, वाटर बाथ। हमारा यहाँ पे ये वाटर बाथ है जिसमें हम लोग क्या करेंगे, एक वाटर बाथ हमने ले लिया जिसमें हम लोग क्या करेंगे, साबुन का घोल डाल देंगे या डिटर्जेंट जो होता है, सर्फ हम लोग जो इस्तेमाल करते हैं घर में, उसका हम लोग घोल बना लेंगे और उसमें ये पाइप को सीधा हम लोग अंदर की ओर डाल देंगे। ये साबुन का घोल इसलिए बनाएंगे, जो गैस यहाँ से निकलेगा वो सीधा आएगा इस पाइप के रास्ते और इस साबुन के घोल में चला जाएगा, साबुन के घोल में चला जाएगा। और जब ये साबुन के घोल से ये निकलेगा तो यहाँ पर ये छोटे छोटे बुलबुले बनाएगा और बुलबुला जो है जब सर्फ के ये घोल में या डिटर्जेंट या साबुन के घोल के करीब आएगा, घोल में आएगा, तो क्या होगा, यहाँ पे और बड़ा बड़ा बुलबुला फैलेगा और ये कुछ बुलबुला कुछ इस आकार का ऊपर की तरफ जाते जाएगा, ये बड़ा बड़ा होकर के ये जो बुलबुला है। और जब हम लोग यहाँ पर ये अपना सोप का सॉल्यूशन है, इसको हम लोग साबुन का विलेन कह सकते हैं, सोप सॉल्यूशन। और ये जो है यहाँ पर अगर आप एक माचिस का तिल्ली डाल दें, ये आपका माचिस का तिल्ली आपने आग लगाए हुए हैं इसमें, इसमें फ्लेम है और जैसे ही इसको आप इसके करीब ले जाएंगे ये बुलबुले के ऊपर, तो ये जो है विस्फोट हो जाएगा, ये विस्फोट हो जाएगा और इससे जो होगा क्या होगा, ध्वनि निकलेगा। ये आपका जैसे ही विस्फोट होगा इसमें से आपका ध्वनि भी निकलेगा और कैसा ध्वनि निकलेगा, तो पॉप का आवाज आएगा। पॉप जो होता है, पॉप साउंड हम लोग बोलते हैं, जो कुछ फटता है तो पॉप जैसा आवाज आता है वैसा आवाज आएगा। तो इसका ये मतलब हुआ कि इसमें जो है हाइड्रोजन गैस है और हाइड्रोजन गैस जो होता है ज्वलनशील होता है, जिस वजह से इसके करीब हम लोग आग जैसे ही लाए हैं तो ये जो है जलने लगा और ये विस्फोट कर दिया, तभी ये इस तरह का आवाज इसमें से निकला है। तो होता क्या है कि जब हम लोग इसको रिएक्शन करा रहे हैं, यहाँ पे H2SO4 को जिंक में हम लोग, जिंक को हम लोग H2SO4 में जैसे ही डालेंगे तो यहाँ पे रिएक्शन होगा और इस अभिक्रिया में जिंक सल्फेट नीचे बनेगा और साथ में जो हाइड्रोजन गैस जो निकल रहा है वो इस पाइप से हाइड्रोजन गैस आएगा और ये साबुन के विलियन में आएगा और साबुन के विलियन में जैसे ही अंदर में इसमें गैस आएगा तो ये बुलबुला होकर के ऊपर की ओर उठेगा, क्योंकि हाइड्रोजन का घनत्व बहुत कम होता है हवा से, तो ये ऊपर की उठाएगा और जैसे ही इसमें हम लोग कोई आग हम लोग इसके करीब लाएंगे तो ये इसमें विस्फोट हो जाएगा, क्योंकि हाइड्रोजन गैस ज्वलनशील होता है, जिससे हम लोग को पता चलता है कि जब भी कोई धातु एसिड या अम्ल के साथ रिएक्शन करता है या अभिक्रिया में हिस्सा लेता है तो वहाँ पे हाइड्रोजन गैस जो है निकलता है, वहाँ पे हाइड्रोजन गैस हमारा निकलता है। अब देखते हैं अम्ल जो होता है उसका मेटल कार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ, अम्ल का मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट या मेटल बाई कार्बोनेट के साथ आपका क्या अभिक्रिया होता है और उसमें हम लोग को क्या मिलता है। जैसे क्या होता है, कार्बोनेट जो होता है, जैसे मान लेते हैं जिंक कार्बोनेट ले लें तो ZnCO3 हो गया, और अगर हम एक बाई कार्बोनेट ले ले या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट ले ले तो NaHCO3 हो गया। तो इनके साथ अगर हम लोग रिएक्शन अगर हम लोग करा रहे हैं एसिड का, मान लेते हैं ZnCO3 के साथ H2SO4 का हम लोग रिएक्शन करा रहे हैं तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे ZnSO4 मिलेगा प्लस H2O मिलता है और प्लस CO2 मिलेगा, ZnSO4 प्लस H2O प्लस CO2 मिलेगा। और अगर NaHCO3 है, ये बाई कार्बोनेट है, सोडियम बाई कार्बोनेट, इसके साथ हम लोग HCl का हम लोग रिएक्शन कराएं तो यहाँ पे हम लोग को NaCl मिला प्लस H2O मिलेगा प्लस CO2 मिलेगा। तो इससे ये साफ क्लियर होता है कि जब भी हम लोग अम्ल को यानी कि एसिड को हम लोग मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया कराते हैं या रिएक्शन कराते हैं तो हमें सॉल्ट मिलता है, साथ ही में जल मिलता है, वाटर मिलता है और कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है। तो हमें हमेशा ध्यान रखना है क्या क्या मिलता है, जब भी अम्ल एसिड जो है ये आपका मेटल कार्बोनेट या बाई कार्बोनेट के साथ या हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करता है तो हमें मिलता है सॉल्ट
वाटर जिसे हम लोग जल बोलते हैं, और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड, साथ ही में कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो ये तीनों चीज़ हम लोग को मिलता है। अब अम्ल और क्षार की जब अभिक्रिया होगी तो क्या होगी? तो अम्ल और क्षार जब रिएक्शन में हिस्सा लेता है, अम्ल और क्षार की जैसे ही अभिक्रिया होगी, रिएक्शन होगी, तो वहाँ पर हमें सिंपल सा बात है, हमें पता है जब भी एसिड मिलेगा और बेस मिलेगा तो हमें सॉल्ट बना के देगा। क्या देगा? सॉल्ट बना के देगा, साथ में जल देगा। क्या हमें देगा? साथ में जल देगा। जैसे ले लेते हैं सोडियम, ये हम लोग HCl ले लेते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड है, बेस में स्ट्रॉन्ग हमारा हो गया NaOH। ये दोनों जो आपस में रिएक्शन में हिस्सा लेगा तो हमें क्या देगा? NaCl, कॉमन सॉल्ट प्लस H2O। तो जब भी एसिड और बेस रिएक्शन में भाग लेता है तो वहाँ पे हमें, जब भी एसिड और बेस के बीच में अभिक्रिया होती है तो वहाँ पर हमें क्या मिलता है? सॉल्ट और वाटर। आगे देखते हैं। तो देखते हैं हम लोग आमतौर पे धातु जो है, मेटल जो है, मेटल की जो ऑक्साइड्स होती हैं वो अगर एसिड के साथ रिएक्ट करेगी, या नॉन मेटल जो है इसकी ऑक्साइड्स जो होती हैं ये अगर आपका बेस के साथ रिएक्ट करता है तो क्या होता है? सबसे पहले हम लोग ये अगर देखते हैं मेटल ऑक्साइड का एसिड के साथ, तो मान लेते हैं कॉपर ऑक्साइड है हमारे पास, कॉपर ऑक्साइड है, कि कॉपर मेटल है, धातु है, और ये ऑक्साइड हो गया, कॉपर ऑक्साइड है। इसका रिएक्शन अगर हम लोग, इसका रिएक्शन अगर हम लोग H2SO4 के साथ कराएं तो हमें क्या मिलता है? यहाँ पे हमें CuSO4 मिलेगा और साथ में H2O जल के रूप में मिलेगा। इसे हम लोग कॉपर सल्फेट बोलते हैं, कॉपर सल्फेट बोलते हैं। तो एक बिंदु ये हो गया कि मेटल ऑक्साइड एसिड के साथ जब रिएक्ट करेगा तो क्या होगा? सॉल्ट देगा और वाटर देगा। अब नॉन मेटल ऑक्साइड जब बेस के साथ करेगा, यानी अधातु के जब ऑक्साइड जो है क्षार के साथ जब अभिक्रिया करेंगे तब क्या होगा? तो यहाँ पर हमें मान लेते हैं CO2 है एक रिएक्शन, साथ ही में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को ले लेते हैं, और अगर ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करे तो कैल्शियम कार्बोनेट बनाएगा। कैल्शियम कार्बोनेट बनाया और साथ में H2O को रिलीज करेगा, H2O को ये देगा। तो ये भी आपका यहाँ पे एक प्रक्रिया होती है जहाँ पर ये भी हमें कैल्शियम का कार्बोनेट मिल गया, यहाँ पे सल्फेट मिल गया, तो ये भी एक तरह का सॉल्ट है और ये भी एक तरह का वाटर है। इसे हम लोग क्या बोलते हैं? कैल्शियम कार्बोनेट। तो दोनों सूरत में ये आपका धातु के ऑक्साइड एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे तो भी आपका सॉल्ट प्लस वाटर मिलेगा, अधातु के ऑक्साइड जब बेस के साथ रिएक्ट करेंगे तो भी हमारा सॉल्ट प्लस वाटर ही मिलेगा, यानी जल और लवण ही हमें प्राप्त होगा। अब देख लेते हैं एक चीज और हम लोग, अगर जल से भी क्रिया होती है, अगर अम्ल जो है, एसिड जो है, अगर ये रिएक्ट करता है, तीसरे बिंदु में देख लेते हैं, अगर ये रिएक्ट करता है वाटर के साथ यानी जल के साथ, तब क्या होगा? तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कैसे, एक एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड का, और साथ में इसमें जल हम लोग डाल दिए, जल में डाल दिए, H2O में डाल दिए, तो क्या होगा? यहाँ पे आयन बन जाएगा, ये सब आयन्स में टूट जाते हैं, H3O प्लस हो जाएगा, और क्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है बहुत ज़्यादा, तो ये आपका माइनस में रह जाएगा, और साथ ही में यहाँ पे हीट निकलेगा, यानी कि उष्मा निकलेगी, और उष्मा और हीट की वजह से क्या होता है, हम लोग कह सकते हैं ये जो है एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। कैसा है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, वैसा रिएक्शन जिसमें हीट जो है वो बाहर की ओर निकलता है। तो हीट होगा, बाहर की ओर निकलेगा, यानी कि हमें ये जो है उष्मा प्रदान करेगी, हीट हमें देगा। तो इसी तरह से अगर हम लोग देख लें, बेस को पानी के साथ अगर हम लोग मिला दें, जल के साथ अगर हम लोग मिला दें, तब क्या होगा? ये बेस को जैसे ही हम लोग जल के साथ मिलाएंगे, जैसे NaOH ले लेते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस होता है, प्लस H2O ले लेते हैं, तब ये क्या होगा? हमें देगा ये Na प्लस, साथ ही में OH माइनस आयन, ये कैटायन हो गया, ये एनायन हो गया, साथ ही में
हीट यहाँ पर भी काफ़ी मात्रा में रिलीज होगा। इसका मतलब इस रिएक्शन में भी हमें हीट मिलेगा। ये भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन हुआ। कैसा हुआ ये? एक्सोथर्मिक रिएक्शन, क्योंकि इसमें भी ऊर्जा जो है ऊष्मा के रूप में बाहर निकल रही है, इसीलिए इसे एक्सोथर्मिक रिएक्शन हम लोग बोलते हैं। तो आज के क्लास में हम लोगों ने इतनी चीज़ों को देखा, एक बार इसे हम लोग दोहरा लेते हैं। सबसे पहले हमने लवण के बारे में देखा। तो लवण आमतौर पे क्या होता है? लवण जो होता है खट्टा होता है। लवण का स्वाद क्या होता है? खट्टा होता है। और साथ ही में यह जब अभिक्रिया करता है तो हाइड्रोजन H+ आयन को लिबरेट करता है। H+ आयन को लिबरेट करता है, और इसके साथ साथ जब ये क्षार के साथ मिलता है तो सॉल्ट बनाता है और वाटर बनाता है। तो अब हम लोग देख लेते हैं आज हमने क्या क्या पढ़ा है। सबसे पहले अम्ल के बारे में देख लेते हैं। अम्ल क्या होता है? तो अम्ल जो है, जब भी आपका क्षार के साथ रिएक्शन में भाग लेता था, अभिक्रिया में हिस्सा लेता था, तो यह जो है H+ आयन को रिलीज करता था। यह जो है आपका खट्टे स्वाद का होता है। इसको पहचानने का तरीका था। क्षार जो होता है यह बीटर टेस्ट का होता है, कड़वा होता था। और साथ ही में यह जो है OH- आयन को रिलीज करता था। और जब भी अम्ल और क्षार मिलते थे तो ये क्या करते थे? लवण बनाते थे, और यानी सॉल्ट बनाते थे, साथ ही में जल हमें देते थे। तो आगे देखते हैं। और हम लोगों ने क्या इसमें देखा था? हमने प्रॉपर्टीज देखा था, हमने गुणधर्म देखा था अम्ल और क्षार का। तो आमतौर पे अम्ल जो होता है खट्टा होता है, क्षार जो होता है कड़वा होता है स्वाद में। दूसरा हमने देखा था अम्ल जो है मेटल के साथ यानी धातु के साथ कैसे अभिक्रिया करता है, और वहाँ पर हमें क्या मिलता है? तो अम्ल जो है धातु के साथ जैसे ही अभिक्रिया में हिस्सा लेता था तो वहाँ पर जो है हमें अम्ल जो है एक सल्फेट बनाता था। ZnSO4 जहाँ पे हमने रिएक्शन देखा था, सल्फेट देखा था, वहाँ सॉल्ट बनाता था, और साथ ही में H2 जो गैस है इसको ये लिबरेट भी करता था। तो ये जरूरी है ध्यान रखना। जो हमने एक्सपेरिमेंट देखा था उसमें क्या जरूरी था कि H2 गैस वहाँ पे निकल रहा था, ये हमने देखा। तो जब भी धातु के साथ जब भी अम्ल जब रिएक्शन में हिस्सा लेता है तो वहाँ पर ये H2 गैस लिबरेट करता है, H2 गैस को बाहर निकालता है। उसी तरह से जब ये जो क्षार है, ये जो बेस है, इसके साथ जब भी रिएक्शन में हिस्सा लेता था, जब भी बेस के साथ भी करता है, तो जिंक जो है, मान लेते हैं ये धातु है, धातु अम्ल के साथ रिएक्शन किया तो वहां पर आपको सॉल्ट बना दिया, और साथ ही में आपको H2 गैस आपको बाहर निकाला। अगर ये धातु को हम लोग क्षार के साथ ले ले यानी NaOH के साथ ले ले, तो यहाँ पर रिएक्शन जो है क्या हो जाएगा कि यहाँ पे एक बनेगा सोडियम जिंकेट, जिसे हम लोग Na2ZnO2 के नाम से जानते हैं। साथ ही में यहाँ पर भी हाइड्रोजन गैस जो है बाहर की ओर निकलेगा, तो इसे हम लोग बोलते हैं सोडियम जिंकेट। सोडियम जिंकेट। तो क्या होता है, जब धातु आपका अम्ल के साथ अभिक्रिया कर रहा था तो वहां भी हाइड्रोजन गैस निकल रहा था। जब धातु जो है क्या होता है, जब धातु जब आपका अम्ल के साथ अभिक्रिया करेगा तो वहां भी हाइड्रोजन गैस निकल रहा था। जब धातु आपका लवण के साथ जब धातु आपका अम्ल के साथ रिएक्शन कर रहा था तो वहां भी हाइड्रोजन गैस निकल रहा था। और जब धातु आपका क्षार के साथ यानी बेस के साथ रिएक्शन कर रहा है तो वहां भी आपका हाइड्रोजन गैस बाहर निकल रहा है। हमने ये भी देखा। आगे भी हमने कई सारे प्रॉपर्टी देखा था, इसमें एसिड जो है बेस के साथ यानी अम्ल क्षार के साथ मिल करके लवण बना लेते हैं और जल बना लेते हैं। धातु जो है कार्बोनेट बाइकार्बोनेट के साथ मिलता है तो वहाँ पे हमें सॉल्ट, वाटर और CO2 मिलता था। सॉल्ट हमें मिलता था, वाटर मिलता था और CO2 मिलता था जब वो कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट के साथ वो रिएक्शन या अभिक्रिया में भाग लेता था। तो इसके साथ ही हमने ये भी देखा, धातु के जो ऑक्साइड होते हैं एसिड के साथ जब मिलते हैं तो वहाँ पे सॉल्ट और जल देते हैं। जब अधातु के ऑक्साइड जब बेस के साथ मिलते हैं तो वहाँ भी सॉल्ट और जल देते हैं। एसिड और वाटर जो हमने रिएक्शन में हिस्सा लिया था, HCl और H2O जब रिएक्शन में हिस्सा लिया, अभिक्रिया में हिस्सा लिया, तो यहाँ पर भी आपका H3O+ आयन दिया और Cl- आयन दिया। और सबसे बड़ी बात ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन थी जहाँ पे आपको ऊष्मा जो है बाहर की ओर निकला।
और जब भी बेस NaOH जो है आपका जल के साथ रिएक्शन में हिस्सा लिया तो यहाँ पर भी आपका सोडियम जो है ये Na प्लस में रह गया, OH माइनस हुआ, और यहाँ पर भी आपको हीट यानी कि ऊष्मा निकला, जो कि एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। ये भी इसी चीज़ को स्पष्ट कर रहा है। तो आज के वीडियो सेशन में बस इतना ही। मिलते हैं हम लोग एक्शन पाई लेक्चर के अगले वीडियो सेशन में। धन्यवाद।